स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैक्रो लेसन प्लान। मैथ्स में मैक्रो लेसन कैसे बनाते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं। तो कोई भी लेसन प्लान बनाना है मैथ्स में, तो हम लेसन प्लान जो मैक्रो का है उसमें सारी स्किल्स इंक्लूड होती है। स्किल जो माइक्रो स्किल्स होती हैं डिफरेंट उन सब के कॉम्बिनेशन से एक मैक्रो लेसन बनता है। हमारा लेसन प्लान 3 फेजेस में डिवाइड होगा। हमें पता है टीचिंग की 3 फेजेस होती हैं। एक होती है प्री एक्टिव फेज, एक होती है इंटरएक्टिव फेज और थर्ड होती है पोस्ट एक्टिव फेज। कोई भी जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम इन फेजेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जो प्री एक्टिव फेज है वो होती है क्लासरूम टीचिंग से पहले की फेज। प्री एक्टिव मतलब एक्टिव होने से पहले की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम काइंड्स ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव बाय द टीचर्स, के टीचर किस टाइप के गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है और कौन से वेज और मीन के साथ उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। मतलब वो कौन सी एड्स या कौन से सपोर्ट सिस्टम यूज़ करेगा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। डैट कम्स अंडर प्री एक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज मीन्स आप टीचिंग में एंटर कर चुके हो, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग में एंटर कर चुके हो, तो उस फेज़ को हम बोलेंगे इंटरएक्टिव फेज़। इसमें क्या आएगा, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो टीचर क्लास में जब एंटर करता है तो वो करता है, ठीक है। आप क्लासरूम में गए तो जो भी आप ड्यूरिंग टीचिंग यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है, तो वो इंटरएक्टिव फेज़ का पार्ट होगा। इसमें एक्चुअल टीचिंग जो आप क्लासरूम में कर रहे हो वो आएगी। देन पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में इवैल्यूएशन कम फीडबैक फेज़ होती है कि पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन कर रहे हो बच्चों का, ठीक है, और आपको साथ में फीडबैक मिल रही है कि आपने किस ढंग से पढ़ाया है और बच्चों ने किस ढंग से उसको अचीव किया, कि जो आपने स्टार्टिंग में प्री एक्टिव फेज़ में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया था, क्या बच्चों ने उसको पूरा किया है या नहीं किया। तो हम ये लेसन प्लान 3 फेजेस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी फेज़ होती है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हम 2 तरह से लिखेंगे। एक हम लिखेंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हर लेसन प्लान के लिए सेम रहेगा, कि मतलब अगर मैथ्स पढ़ा रही हो तो मैथ्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो वो सब लेसन प्लान में सेम रहेगा। जैसे हम मैथ्स अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, to develop critical thinking of students, to enable students to apply knowledge in day-to-day life, to develop interest of students in mathematics। तो ये क्या है, ये मैथ्स के जर्नल ऑब्जेक्टिव है जो सेम रहेंगे हर लेसन में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड होगा, कि जो आपके टॉपिक है उसको ध्यान में रख के हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे अगर मेरा टॉपिक सर्कल है, मैं सर्कल बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं क्या उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाऊँगी, टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में बच्चों को पता चले। उसके बाद क्या है, क्योंकि मैं उसमें सर्कल अकेला तो सर्कल नहीं पढ़ाऊँगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाऊँगी साथ में, तो मैं क्या पढ़ाऊँगी उसमें और ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर सकती हूँ, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज द रेडियस, डायामीटर, कोड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम ऐसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या ध्यान में रखना है, हमने अपने टॉपिक को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव को बनाना है।
उसके बाद हमारा सेकंड आएगा सप्लीमेंट्री डिवाइसेस। सप्लीमेंट्री डिवाइसेस में भी सेम हम दो आएंगे हमारे पास, एक आएंगे जर्नल एड्स और दूसरा आएगा स्पेसिफिक एड्स। अब जर्नल एड मतलब एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग करने के लिए मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है वो जर्नल एड में आएगा। जैसे एक मुझे क्लासरूम चाहिए, उसमें प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, एक चॉक बोर्ड होना चाहिए, चॉक्स होने चाहिए, डस्टर होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे हर क्लासरूम टीचिंग में रिक्वायर्ड है, तो वो जर्नल एड में आ जाएगा। स्पेसिफिक एड है अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल एड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जैसे क्या मैं फ्लैश कार्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर हाँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्लैश कार्ड, ठीक है। अकेला फ्लैश कार्ड नहीं लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी फ्लैश कार्ड शोइंग किस चीज़ का फ्लैश कार्ड मैंने बनाया। जैसे अभी मैंने पीछे हमने बात की थी मैंने सर्कल के बारे में, तो मैं यहाँ पे अगर सर्कल पढ़ा रही हूँ तो मैंने फ्लैश कार्ड बनाए हैं शोइंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सर्कल। मतलब वो फ्लैश कार्ड क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस दिखा रहे हैं सर्कल की। इसी तरह अगर मैं स्पेसिफिक एड में चार्ट यूज़ कर रही हूँ तो चार्ट क्या किस चीज़ का चार्ट बनाया, तो मैं प्रॉपर आपको मेंशन करना है बाय नेम कि आपने किस चीज़ का चार्ट बनाया है। मॉडल बनाया है को किस चीज़ का बनाया है मॉडल, ठीक है। तो उसको प्रॉपर नेम, ऐसे नहीं आपको अकेला लिखना अ चार्ट, अ मॉडल, फ्लैश कार्ड, ठीक है, ऐसे नहीं। क्या वो चीज़ क्या है, ठीक है। फ्लैश कार्ड किस चीज़ का बनाया है, चार्ट किस चीज़ का, वो आपको प्रॉपर सारा मेंशन करना है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, एंट्री बिहेवियर अज्यूम्ड। एंट्री बिहेवियर अज्यूम मतलब कि हमारे टॉपिक का कोई ना कोई बेस होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को इसका जो बेस है वो पहले से आता है। जैसे हमारी आपने पढ़ा होगा हमारी बुक्स में लिखा होता है, छोटी क्लासेस की बुक्स हैं जो, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट, ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट। मतलब कि अगर वो आगे कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका बेस उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल इसमें यूज़ करूं तो अगर हम डिवीज़न पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि डिवीज़न में यही दो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उस चीज़ का जो बेस है वो हम मान के चलते हैं कि वो बच्चे को आता है, वो उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। तो हम वो मान के चलेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट pupils have knowledge about, ठीक है। तो मैं जैसे अभी प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ किसी चीज़ की सर्कल की, तो मैं बोलूँगी कि सर्कल के बारे में उसको पता था और उसकी प्रॉपर्टीज़ अब मैं करवाने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखना है क्वाड्रिलेटर के बारे में मैंने पढ़ाना है तो मैं ये मान के चलूँगी कि बच्चे को ट्राइंगल का कंसेप्ट पता है, एंगल्स का कंसेप्ट पता है, ठीक है। क्योंकि दो ट्राइंगल को अगर बना हो तो एक वो क्वाड्रिलेटर बनता है, ठीक है। उसके अंदर एंगल्स का कंसेप्ट लगाते हैं तो उसको एंगल्स पता है, उसको लाइन के बारे में पता है, उसको लाइन सेगमेंट के बारे में पता है, उसको पॉलीगन्स के बारे में पता है, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया मेरा प्री एक्टिव फेज, जो मेरा है कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया और उसको कैसे अचीव करना है वो मैंने मान लिया। अब आगे है मेरी दूसरी फेज जो है मेरी इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेस मतलब मैं टीचिंग में जा चुकी हूँ, ठीक है, रियल क्लासरूम। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप है, इसमें आएगा एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग मीन्स कि जो मैंने यहाँ पे अज्यूम्ड किया है, ठीक है, एंट्री बिहेवियर अज्यूम किया है उसका मैं अब देख रही हूँ कि बच्चों को वो कितना आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे अंडर दिस हेडिंग। तो इसमें हमने क्या करना है, आपको दो कॉलम्स बनाने हैं। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपल
प्यूपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे करना है आपने ये टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्यूपल टीचर एक्टिविटी और इधर लिखोगे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्यों लिखा मैंने आंसर्स नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चा यही आंसर देगा। अगर मैं चीज़ ये पूछ रही हूँ तो यही आंसर देगा। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा ये आंसर देगा। बच्चा क्या प्रॉपर क्या आंसर देगा हम वो फ्रेम नहीं कर रहे हैं। एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि आपको इसमें डेफिनेट क्वेश्चंस उठाने हैं, येस नो की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं कि जिनका आंसर येस और नो की फॉर्म में हो वैसे क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करने हैं। और इनमें आपकी जो टेक्निक है, आपको अगर क्वेश्चनिंग यूज़ कर रहे हो ना आप यहाँ पे, तो आपको जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो इंटरलिंक होनी चाहिए। मतलब जो आप प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो बच्चों की, आपके क्वेश्चंस इंटरलिंक होने चाहिए। ठीक है, एक आपको कैसे करना है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को न्यू नॉलेज तक लेके जाना है। मतलब आपको अपने टॉपिक की तरफ उसको लेके जाना है। स्टेटमेंट्स को इस ढंग से इंटरलिंक करना है कि जो आप लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपके टॉपिक के साथ का होगा। ठीक है, और ऑब्वियस है वो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा तो आपको या तो उसका नो रिस्पॉन्स मिलेगा या मिलेगा आपको अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा आपको आंसर दे दे क्लास में, कोई बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, उनको कंसेप्ट पता है मतलब, पर वो प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स कि हमें अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला है। तो ये जब आपको अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो वो आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये अब हम अपना जाके टॉपिक अनाउंस करेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे ऑन फाइंडिंग द स्टूडेंट्स अनएबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन प्यूपल टीचर विल अनाउंस दैट ओके स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, बाद में अपने टॉपिक का नाम अगर सर्कल करें तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल या टुडे वी विल लर्न अबाउट सर्कल। ठीक है, जब आपने टॉपिक का अनाउंस कर दिया फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आपने जो आपने पढ़ाना है उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। जैसे अगर मैं अभी सर्कल की एग्जांपल ले रही हूँ तो सर्कल क्या होता है उसकी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दूँगी। सर्कल का रेडियस क्या होता है वो सारा लिखूँगी, रेडियस का फार्मूला क्या होता है वो दूंगी मैं। ठीक है, उसके डायग्राम्स बनाऊंगी साथ में प्रॉपर। डायामीटर क्या होता है वो लिखूंगी मैं, पहले डायामीटर आएगा फिर रेडियस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके बाद कोड क्या होती है वो लिखूंगी मैं, सीकेंट एंड टेंजेंट। ठीक है, ऐसे जो मुझे कवर करना है उसको मैं प्रॉपर लिखूंगी। ठीक है, जो मुझे सब्जेक्ट मैटर में पढ़ाना है। मतलब 30 to 35 मिनट का एक लेक्चर होता है स्कूल में, तो आपको 30 to 35 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट मैटर तैयार करना है। ठीक है, तो आपने जो सारा कुछ उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक में आपको लिखना है कि आपको टॉपिक कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे फ्लैश कार्ड बनाया तो मैं लिखूँगी प्यूपल टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक विद फ्लैश कार्ड एंड ऑल्सो यूज़ चॉक बोर्ड साइड बाय साइड, क्योंकि एक टीचर का बेसिक जो वेपन होता है वो चॉक बोर्ड ही होता है। ठीक है, उसको यूज़ करके ही वह पढ़ाता है। ठीक है, तो चॉक बोर्ड तो वो हर टीचिंग एड के साथ यूज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, साथ में वो बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करवाएगा। तो हम लिखेंगे देयर इज़ आल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर हम प्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे, हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके अंडर हमारी ये हेडिंग्स बनेंगी। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है, फिर सेकंड मेरा कॉलम बनेगा एक्सपेक्टेड
बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, फिर यहाँ पे बनेगा लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस के अंडर 2 सब हेडिंग्स बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और प्यूपल्स एक्टिविटीज़। ठीक है, और लास्ट हेडिंग है मेरी सपोर्ट सिस्टम। तो इस टेबुलर फॉर्म में हमने प्रेजेंटेशन देनी है। अब टीचिंग पॉइंट्स में आपने जो सब्जेक्ट मैटर्स में हेडिंग्स उठाई हैं वो हमने लिखनी है। जैसे सर्कल है, अकेला सर्कल क्या होता है वो नहीं लिखना क्योंकि हम वो पहले लिखा है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव मतलब इस चीज़ को पढ़ाने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चा क्या शो करेगा अपने बिहेवियर में। ठीक है, तो मैं जैसे लिखूँगी, अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, द पीपल विल एबल टू डिफाइन द कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देती हूँ, द pupil will able to define the concept of circle। तो क्या कर सकता है, डिफाइन करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल पढ़ा रहे हो तो बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करना आ रहा है, तो जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ, डिफाइन हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, या फिर हम और कर सकते हैं इसमें मेजर हो गया। ठीक है, फाइंड हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के एक्शन वर्ब्स हैं जो आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। तो आप ब्लूम टेक्सोनोमी के एक्शन वर्ब्स को यूज़ करके ये ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करोगे। अब प्यूपल टीचर एक्टिविटी में क्या आएगा, जो आपने यहाँ पे लिखा है वो टीचर, जो आप प्यूपल टीचर है वो उस चीज़ को कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे अगर सर्कल है तो एक्सप्लेन कर रहे हैं डेफिनेशन को सर्कल की विद द हेल्प ऑफ चॉक बोर्ड एंड शोइंग द फ्लैश कार्ड। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि वो चॉक बोर्ड और फ्लैश कार्ड की हेल्प से उस सर्कल के कंसेप्ट को बता रहा है। अब प्यूपल एक्टिविटी में क्या आएगा कि उस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। अगर टीचर कुछ दिखा रहा है तो बच्चा देख रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ को नोट डाउन कर रहा है अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है केयरफुली टीचर को। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो प्यूपल टीचर एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग प्यूपल एक्टिविटी को बनाना है। सपोर्ट सिस्टम में आपको क्या करना है, जो ब्लैक बोर्ड का काम है वो आपको कलर पेन के साथ आप लिख सकते हो, जो आपने फ्लैश कार्ड दिखाए हैं उसकी कटिंग करके लगा सकते हो। मैंने लेसन प्लान का एक सैम्पल डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हो कि किस ढंग के साथ आपको सपोर्ट सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको कि ब्लैक चार्ट को काट के लगाने की। जो भी आपका ब्लैक बोर्ड का पार्ट है, चॉक बोर्ड का पार्ट है, उसको आप कलर पेन के साथ लिखिए। जो फ्लैश कार्ड, चार्ट वगैरह जो भी आप एक्स्ट्रा एड दिखा रहे हो उसको कटिंग करके यहाँ पे लगाइए। ऐसे ही हर टीचिंग पॉइंट को आपको कवर करके ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पूरा करना है। उसके बाद हमारा आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आप जनरलाइज कर दोगे कि आज आपने क्या पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने ऊपर प्रैक्टिकल फॉर्म में चीज़ पढ़ाई है उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने ऊपर डायमीटर का कंसेप्ट बताया है तो नीचे डायमीटर के साथ रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप दोगे विद सोल्यूशन। तो एप्लीकेशन पार्ट में आपको जो भी करना है वो विद सोल्यूशन आपको करना है। लास्ट आ जाती है हमारी पोस्ट एक्टिव फेज़। अब हमने पढ़ा लिया है, अब हमारी इवैल्यूएशन वाली फेज़ आ गई है, पोस्ट एक्टिव फेज़। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग। कि हमने स्टार्टिंग में एंट्री बिहेवियर टेस्ट किया था, अब टर्मिनल बिहेवियर टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया है हमने देखना है कि बच्चों ने वो कहाँ तक समझ आया है बच्चों को। तो इसमें आपने जनरली जो आप पढ़ा के आए हो उसके साथ रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस को फ्रेम कर देना है जो आपने पढ़ाया है। और लास्ट पार्ट आएगा आपका होम असाइनमेंट का। तो आपको घर के लिए बच्चों को काम देना है कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया उसके साथ रिलेटेड आप उसको होमवर्क दें। तो ये सब फेजेज जो स्टेप्स हैं वो मिला के एक आपका मैक्रो लेसन बनता है। थैंक यू।